उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। 57 साल में पहली द्विपक्षीय यात्रा पर अर्जेंटीना पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्रपति जेवियर माइली से मुलाकात। रणनीतिक साझेदारी को मिलेगा नया आयाम। कोविड के बाद फिर शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा। चंपावत जिले के टनकपुर से रवाना हुआ पहला दल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धान की रोपाई कर किसानों को किया नमन। हुड़किया बोल से की देवताओं की वंदना। क्षेत्रीय जनता में दिखा भावनात्मक जुड़ाव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के निमंत्रण पर ब्यूनस आयर्स पहुंचे। पीएम की यह यात्रा ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि 57 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर एजिजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया। अर्जेंटीना पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, द्विपक्षीय यात्रा के लिए ब्यूनस आयर्स पहुंचा हूं, जिसमें अर्जेंटीना के साथ संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मैं राष्ट्रपति जेवियर माइली से मिलने और उनके साथ विस्तृत बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। भारत और अर्जेंटीना के बीच रिश्ते वर्षों से मजबूत होते गए हैं। 2019 में यह संबंध रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाए गए और 2024 में दोनों देशों ने अपने 75 साल के कूटनीतिक संबंधों का जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा के दौरान अर्जेंटीना के स्वतंत्रता सेनानी जनरल जोस्टे सैन मार्टिन की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी देंगे। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब अर्जेंटीना बड़े आर्थिक सुधारों को लागू कर रहा है, जो कुछ हद तक भारत में पहले हुए सुधारों से मिलते जुलते हैं। इस यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, रक्षा, खनिज संसाधन, कृषि, खाद्य सुरक्षा, हरित ऊर्जा, डिजिटल नवाचार, आपदा प्रबंधन, विज्ञान, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना और त्रिनिदाद और टोबैगो की सफल यात्रा पूरी की है। अर्जेंटीना के बाद वह ब्राजील जाएंगे, जहां वे पहले रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और फिर ब्रासीलिया में द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। कोविड महामारी के 5 साल बाद एक बार फिर से पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो गई है। आज चंपावत जिले के टनकपुर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस यात्रा दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। 4 जुलाई को यह 50 सदस्यीय दल दिल्ली से रवाना हुआ था, जो आज टनकपुर पहुंचा। दल में शामिल 11 यात्री गुजरात से, 7 दिल्ली से, 6 राजस्थान से, 5 महाराष्ट्र से, 4 उत्तर प्रदेश से और 2 यात्री पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से हैं। मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर यात्रियों से मुलाकात भी की और राज्य सरकार की धार्मिक पर्यटन नीति व मानस खंड कॉरिडोर की योजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि यह यात्रा चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन हमारी सभी तैयारियां पूरी हैं। यात्रियों में भी काफी उत्साह है। हमारा उद्देश्य है कि उत्तराखंड को धार्मिक पर्यटन की राजधानी बनाया जाए। इसी दिशा में मानसरोवर यात्रा का फिर से शुरू होना ऐतिहासिक है। यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो, क्योंकि यात्रा अत्यंत कठिन यात्रा भी है। मौसम की चुनौती भी बनी रहती है, भूस्खलन के रास्ते भी हैं, लेकिन उसके बाद पूरा कुमाऊं मंडल विकास के द्वारा अच्छी हुई अच्छे प्रबंधों के साथ और बड़ा उत्साहपूर्ण माहौल है। सभी यात्री बहुत उत्साह से मैं सबकी यात्रा की सफलता की कामना करता हूँ। भगवान महादेव सब पर कृपा करें, उनकी मनोकामना पूर्ण करें। उनकी यात्रा सहज, सुलभ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक अलग ही रूप में नजर आए। खटीमा के नगरा तराई क्षेत्र में उन्होंने अपने ही खेत में धान की रोपाई की और किसानों के परिश्रम को नमन किया। मुख्यमंत्री का यह भावनात्मक जुड़ाव न सिर्फ किसानों को प्रेरणा दे रहा है, बल्कि राज्य की संस्कृति से उनके जुड़ाव को भी दर्शा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि खेत में उतरते ही पुराने दिन याद आ गए। उन्होंने किसानों को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए उनके त्याग और समर्पण को सलाम किया। उन्होंने कहा कि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, हमारी संस्कृति और परंपराओं के संवाहक भी हैं। आज उनके साथ खेत में काम कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सीएम धामी ने मौके पर उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर हुड़किया बॉल के जरिए भूमि, जल और मेघ के देवताओं की वंदना भी की। उनका यह सांस्कृतिक जुड़ाव क्षेत्रीय जनता को गहराई से छू गया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जिलाधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को आमजन की समस्याओं को सुनने और उनके निराकरण पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग, पेयजल विभाग एवं अन्य ऐसे विभाग जो नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, अपने कार्य क्षेत्रों का दौरा अवश्य करें। उन्होंने कहा कि जब तक अधिकारी फील्ड पर नहीं उतरेंगे तब तक वे आम जनता की समस्याओं को कैसे जानेंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को फील्ड का दौरा नियमित रूप से किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सभी जनपदों में समान नागरिक संहिता रजिस्ट्रेशन की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने विभाग का पंजीकरण की संख्या बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की जिलावार समीक्षा करते हुए प्रत्येक जनपद से हर केंद्र की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना के कार्य में तेजी लाए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जिन इकाइयों में निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, उन इकाइयों में उपकरणों की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित करते हुए ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को सक्रिय किया जाए। नैनीताल जनपद में स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और अन्य वन्यजीव विहारों में मानसून के चलते पर्यटकों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। इस दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मानसून शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि बारिश के मौसम में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जंगलों में नदियां और नाले उफान पर होते हैं, जिससे सफारी बंद हो जाती है। लेकिन इसी दौरान तस्करों की गतिविधियां बढ़ने की आशंका रहती है। ऐसे में वन विभाग ने ऑपरेशन मानसून के तहत सुरक्षा चौकसी तेज कर दी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि मानसून में पार्क बंद होता है, लेकिन यही वक्त तस्करों के लिए संवेदनशील होता है। हमारी टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और तकनीकी निगरानी बढ़ा दी गई है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि बरसात के दिनों में ज़्यादा पानी आने से जो हमारी रोड्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा डैमेज होती हैं, सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो इसीलिए उस क्षेत्र में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो पैदल गश्त होती है। तो हमारी जो टीम है वो 4-5 लोगों का समूह बना के और अपने जो वायरलेस और जो हमारे अस्त्र हैं उनके साथ एक टीम जो होती है पूरे क्षेत्र में पेट्रोलिंग करती है। ये सारी जो पेट्रोलिंग है ये हमारा जो एम स्ट्राइप ऐप है जो उनके फ़ोन पे भी रहता है, उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। 260 से ज्यादा बाघों और 1200 हाथियों के घर माने जाने वाले इस रिजर्व की दक्षिणी सीमा सबसे अधिक संवेदनशील है। ऐसे में ऑपरेशन मानसून वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में एक सख्त और प्रभावशाली पहल मानी जा रही है। तराई क्षेत्र के वन संरक्षक विनय भार्गव ने कहा कि जनपद की सभी इको टूरिज्म जोन बंद कर दिए गए हैं और कर्मचारियों द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। जो आगामी मानसून है इसमें पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत हमारे जो प्रमुख टूरिज्म जोन थे रामनगर में और हल्द्वानी में, इनको हम लोग अगले तक बंद कर दिया है। और इसमें हम लोग ये भी कर रहे हैं कि ऑपरेशन मानसून के तहत जो जिस तरह से निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें हम लोग टीम बना के वहाँ पे जगह जगह पर रैंडम गश्त करवा रहे हैं और उसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि जो इस तरह की जो घटनाएँ हो सकती हैं पोचिंग के रिलेटेड या अन्य कोई इंटेलिजेंस रिलेटेड इनपुट्स जो है उनके आधार पर हम लोग इसमें काम कर रहे हैं ताकि वाइल्ड लाइफ की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सके।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए दावेदार बड़े उत्साह के साथ नामांकन करवा रहे हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्य मुनि विकास खंड में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 271, ग्राम प्रधान के लिए 707, क्षेत्र पंचायत के लिए 283 और जिला पंचायत के लिए 61 प्रत्याशियों ने नामांकन करवाए हैं। हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बिजली की समस्याएं आए दिन हमारे क्षेत्रों में आती रहती है और जो पेयजल की समस्याएं हैं उन पर मेरा प्रमुख अपना वो रहेगा, एजेंडा मेरा वही रहेगा और मुख्य एजेंडा मेरा स्वरोजगार पर रहेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाए जाने को लेकर रुद्रप्रयाग पुलिस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जनपद में 335 मतदेय केंद्र हैं, जबकि 459 मतदेय स्थल हैं। पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार गिडियाल ने कहा कि रुद्रप्रयाग पुलिस ने पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा, चुनाव में शराब परोसने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। आपको पता है कि हमारे पास 3 ब्लॉकों में हमारे पंचायत चुनाव होने हैं, तो जो ग्राम पंचायत के जो मोस्टली नामांकन इस समय वर्तमान में चल रहे हैं, पूरे जनपद में 335 जो है मतदेय केंद्र हैं और 459 मतदेय स्थल हैं। तो जो पूरे जनपद में हमने लगभग 7 जोन और 47 सेक्टरों में हमने को डिवाइड किया है पुलिस ड्यूटी के परिप्रेक्ष्य में। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।